नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे नजीब मुल्ला के जन्मदिन पर। जी हाँ, राष्ट्रवादी पार्टी के नेता नजीब मुल्ला ठाणे से नगर सेवक हैं और इसमें ज़ोरदार चर्चा है कि वो जो है एकनाथ शिंदे के गुट में जाने वाले हैं, यानी एकनाथ शिंदे के साथ बैनर में देखे जा रहे हैं। कल उनका जन्मदिन था और वो जन्मदिन पर जो है उन्होंने शिंदे साहब के साथ में फ़ोटो लगाया हुआ था। इसी में विश्लेषण करेंगे कि आखिर में क्या है, क्या इशारा है ये, क्योंकि उनके जो कलवा मुमरा जो जितेंद्र आवाड का क्षेत्र है उसी एरिया में सब बैनर लगे थे। सर, क्या मानते हैं आप इसको? सर, कल हमारा शूटिंग के दौरान ही हमने जी नजीब को फ़ोन किया था और विश भी किया था उसको। जी। तो ऐसा है कि जितेंद्र तो मेरा जब से वो पॉलिटिक्स में तब से दोस्त है जी। और मेरे मन में उसके प्रति एक बहुत ऐसी भावना है, नज़दीकियाँ हैं कि भाई मैं उसकी ओर हमेशा आशा और अपेक्षा से देखता रहा। वसंत डावखरे वगैरह वगैरह उस ज़माने में थे, सतीश प्रधान था, तुम्हारा मोहन गुप्ते थे, अशोक राउत था, बहुत सारे लोग थे। मगर मैं हमेशा ये सोचता कि थाना से अगर कोई कभी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, वो एकनाथ शिंदे ने बीच में लॉटरी लग गई और नंबर लगा दिया, मगर बनने की ताकत अगर लगते हैं तो वो दो लोग हैं। एक है वसंत डावखरे और दूसरा है जितेंद्र आवाड। और ऐसे दोनों एक पार्टी में ही थे और वसंता की तो आकांक्षा भी थी, मगर कैसे हो गया कि अभी थोड़ी थाने की पॉलिटिक्स भी हम कम डिस्कस किए ऐसे। सर, कैसे है ना कि वसंत डावखरे का प्रॉब्लम ऐसा इनके शरद पवार साहब के साथ हो गया था कि एक बार मैंने बहुत पहले शंकरराव सर वसंत डावखरे के जीवन में भी उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने बनाया, क्योंकि शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे। इसका इलेक्शन कैंपेन मैंने किया था, तब मैंने उसको बोला था या तो महापौर या तो लीडर ऑफ द अपोजिशन तुम हो जाओगे। तो शंकरराव जी को मैंने बताया कि अच्छा लड़का है, वो लड़का ही था ना उस समय, उसको हम लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं और कल महापौर भी करेंगे। तो साहब बोले कि तू मंटोस था सर, वो मेरा उनका अलग नाता था, बोले करो। तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया, बाद में महापौर भी हो गया, बाद में सर विधान परिषद में भी वो गया वसंत डावखरे। ये कहने लगे सर, विधान परिषद में जब वो चुनाव के लिए दूसरी बार खड़ा रहा, एक बार तो उसने मैनेज कर दिया था अनअपोज, मगर खड़ा रहा तो सर उसके कांग्रेस के 20 वोट फूटने वाले थे और वो फूटेंगे ये पक्का था। तो मैं दोस्त था, तो मुझे बोला कि यार मेरे कांग्रेस के वोट फूट रहे हैं। मैं बोला एक काम करता हूँ, गणेश नाइक नाराज़ है बाला साहब से, सर ये गद्दारी बिद्दारी है ना, इसका कुछ होता नहीं है सर, ये पागलपन है ऐसा बोलना भी। तो मैं गणेश नाइक को भी मेरा उसको भी प्रमोट करने में, इसमें उसका भी गॉडफादर एक ज़माने में मैं ही था। तो मैंने बोला कि चिंता मत कर, मैं तेरे को कितने वोट कम पड़ रहे हैं। वो बोला एक मिनिमम मुझे 12 वोट चाहिए, मैं कहीं से और परचेस किया हूँ बाकी वोट, पर 12 वोट चाहिए। मैं बोला चल तेरे को 12 वोट मैं दे देता हूँ। मैं गणेश नाईक जब वो नाराज थे बाला साहब से, मैं बोला नाईक सर आपण वसंताला एक 12-15 मतं तुमच्या पक्षाची देऊन टाकू, क्योंकि वो विधान परिषद का ये था, वहाँ से भी वोटिंग होता था। तो बोले तुम ही बोले देऊन टाकू। मेरे घर में यही हमने खाना खाया तीनों ने और उनको वोट दे दिए और वो चुन के आया सर, 6 वोट से चुन के आया। अगर वो 12 वोट मैं नहीं देता गणेश नाईक के तो ये गिरते थे 6 वोट्स खाली, क्योंकि उसके फूटे कांग्रेस के और ये चुन के आए। तो डावखरे और जितेंद्र, इसमें ऐसा था कि डावखरे मुझे उस समय ज़रा करीब था और डावखरे को हमेशा डर लगता था कि जितेंद्र जो है वो अपने ऊपर हावी हो जाएगा, अपना बाप बन जाएगा। एक ही पार्टी में रहकर दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। हाँ, तो क्या है ना कि जितेंद्र अभी भी मुझे बोलता है सर माझ्या आयुष्याची पहिली 5 वर्ष तुम्ही वाया घालवली। म्हटलं का रे? तो तुम्ही ते डावखरेंचे मित्र होते, माझ्या विरुद्धचा सगळा प्रचार, उस समय मैं मेरा प्रिंट मीडिया तेजी में था। तो जितेंद्र को मैं हमेशा बोलता था जितेंद्र भौंको मत, जितेंद्र ये मत करो, जितेंद्र वो मत करो, तुम इसमें फंसो मत वगैरह, मतलब उसको ज़रा थोड़ा सा निगेटिवली प्रोजेक्ट करता था कि ये हीरो हो सकने वाला विलन है, ऐसा उसका प्रोजेक्शन करता था। और कैसे है ना, मेरा सर एक स्वभाव है, अपने दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन। तो उस समय इतना वो ये नज़दीक आया नहीं था,
उस जितेंद्र। तो वसंत डावखरे मुझे बोलता था कि हर एक इसमें मारो इसको बैंड बजाओ, तो मैं बजाता था। मैं दोस्त के लिए करता हूँ वो, और ओपनली करता हूँ, उसमें छुपाने लायक नहीं। तो जितेंद्र जब भी मिलता था वो बोलता था, अरे काय थाते साहेब तुम्ही माझी का वाजवता, माझ्यातले गुण दिसत नाहीत का तुम्हाला? तर मी त्याला बोलायचं की तुझ्यात गुण आहे, पण कसं आहे ना की एक दुर्गुण आहे, तू म्हणजे डावखरेशी जमून नाही घेत, तू गणेश नाईकशी जमून घेतो, संजीव नाईकला पूर्ण तुझ्या ऑफिसमध्येच तू जवळजवळ सांभाळतोस, मग त्याला जरा सांभाळलंस तर काय बिघडेल? तर म्हणे साहेब तसं नाही आहे, त्यांना मी कॉम्पिटिशन वाटतो, त्यामुळे त्यांना असं वाटतं की जितेंद्र मोठा झाला तर मी लहान होईन किंवा माझी पदं जातील, आणि त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, आणि पवारसाहेब त्यांना उपसभापती करून ठेवलं आहे, पुन्हा पुन्हा त्यांना निदान मंत्री करा, उलटे राज्यमंत्री करा. ते जाऊन पवारसाहेबांच्या पाया पडून आले की मला राज्यमंत्री करा, मला हे उपसभापती म्हणजे काही त्याला पोचलं काय हे नाही, व्हॅल्यू नाही. तर पवारसाहेब म्हणाले बघू मी काय करतो. पण मग तो जितेंद्रने फार मला धक्कादायक सांगितलं. जितेंद्रला मी म्हटलं मग का करत नाही, एवढे 3-3 वेळा माणूस आमदार होतो. कारण काय आहे ना की वसंत डावखऱ्यांचा एक म्हणजे डावखरे साहेबांचा एक दोष असा है कि फार चिल्लर गोष्टीत ते पैसे खातात, और सब जगह जितने मंत्री हैं उनको कुछ न कुछ काम बोलेंगे, उसमें तोड़पानी करेंगे. इतना तोड़पानी. तो पवार साहब बोलते हैं कि इसको अगर मंत्री किया ना तो ये अभी उस समय काड़ी पेटी बोलते थे इसको, तो काड़ी पेटी खा रहा है ये तो पूरा पेटी रोज़ हजम करने लगेगा. वो लायक नहीं है कि उसको मंत्री करे, उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं रख सकते. और दूसरा ऐसा है कि पवार साहब ने बोला कि वो यहाँ आके ऐसा मुझे दिखाता है कि भाई दुनिया में अगर कोई आपका खास आदमी है तो मैं वसंत डावखरे. और बाला साहब ठाकरे के पास जाता है तो वही बोलता है, उनको भी वही बताता है, मैं हूँ राष्ट्रवादी में मगर हूँ तो आपका. तो वो जो डबल गेम करता है वो पवार साहब को पसंद नहीं है. ऐसा जितेंद्र ने मुझे उस समय बोला था. तो बाद में ऐसा हो गया कि हम मिलते रहे, बातें होती रही, तो मुझे ध्यान में आया कि वसंता एक टिपिकल पॉलिटिशियन है, ग्रास रूट पॉलिटिशियन है, जबकि ये इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है. सर ये शशि थरूर वगैरह हम सोचते हैं ना जी, या देखते हैं या इनके नाम लेते हैं, सर महाराष्ट्र में छोड़ो, ये थाना में नहीं, महाराष्ट्र में भी अगर शशि थरूर के लायक कोई इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़ा इंटेलेक्चुअल जो स्टडी किया हो, विद्वान राजकारणी सर दुर्मिळ, बहुत उसका मुश्किल, ये विद्वान राजकारणी है. तो मुझे धीरे धीरे उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगा, आवड़ जितेंद्र आव्हाड के प्रति, और थोड़ा डावखरे से मैं थोड़ा दूर भी हो गया. और डावखरे का और दिघे का सर दुश्मनी था, वो दोस्ती मैंने करवाया, दोनों को साथ में बिठा, मेरे घर में मीटिंग होके उनको दोस्त किया. बाद में वो डावखरे सब जगह ऐसा दिखा था कि हमने दोस्ती कर लिया. अरे किसकी वजह से कर ली वो भी याद रखो. और आपको ख़तरनाक बात बताता हूँ, मेरे पर बहुत हमला था जानलेवा, जिसके मेरे बीबी ने मेरे को बचाया. सर वो हमला करने वाले जो सुपारी बहादुर थे गुंड, वो भेजने वाला वसंता था, क्योंकि उसके खिलाफ मैंने किताब निकाली थी, ये वसंता कैसा डबल गेम करता है. तो वो छोड़ो, अभी वसंता की बात है, वसंत जी अभी है नहीं हमारे, है नहीं, तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे. पर जितेंद्र आव्हाड को मैं तब से देख रहा था कि वो उभरता हुआ ये दिख रहा था. सर अभी उसका देखो, उसका हर एक का ना सर राजकारणी का सुदैव रहता है और दुर्दैव भी रहता है. उसका सुदैव है कि वो पवारनिष्ठ है, उसका सुदैव ये है कि उसमें बुद्धिमत्ता है, गुणवत्ता है, एक अच्छा कुशल प्रशासक है. सर उससे ज़्यादा वो एक पक्ष संगठन का संगठक है, ज़बरदस्त संगठक है. लोगों को किसी तरह से बांध देना अपना, ये कैसा मास बेस. सर आज महाराष्ट्र में मास बेस वाले जो थोड़े लीडर है, और यंगस्टर्स में मैं तो बोलूँगा इसका जितेंद्र जैसा मास बेस ही नहीं है किसी का इतना. और वो खाली मुस्लिम में नहीं, हिंदू में भी सब उसके बच्चे दीवाने हैं उसके, ऐसा मास बेस. हाँ अभी आप बोले हैं तो मैं बोलूँगा कि राज ठाकरे को जो यंग जनरेशन में मास बेस है, जितेंद्र राष्ट्रवादी का राज ठाकरे बोलने में भी सर क्या शार्प बोलता है, क्या वो बोलता है सर मंत्रमुग्ध कर देता है, भाषण करता है. उसके ट्वीट है ना सर, मैं उसके मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से जो उसने ट्वीट किए सेव करके रखे हैं मैंने. कई बार वो पढ़ता हूँ, मेरे को इंस्पायर हो जाता है उसके, और एक सोच है उसमें किसी भी. और वो सर सच्चा है. उसने एक बार मैंने उसको बोला कि तू मुसलमानों का बहुत लांगुल चालन करता है, मेरे स्टाइल में बोला. वो बोला आपको क्यों लगता है, क्यों ऐसा लगता है? मैं बोला नहीं, तेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है
आमदार की उसमें मुसलमान है। तो बोला आपका ये गलत फहमी है। वो बोले 2 चीज़ें आप वेरीफाई करो, मैं बोलता हूँ करके नहीं। मैं बाय हार्ट सेक्युलर हूँ, मैं किसी धर्म से दुश्मनी करना या द्वेष करना, द्रोह करना नहीं जानता। हर एक धर्म का अपना अपना ये है। वो बोला सबसे ज़्यादा मंदिरों में अगर थाना का कोई लीडर गया होगा तो वो मैं, सबसे ज़्यादा मंदिरों को मदद की किसने होगी, मगर वो मेरे को हिंदू धर्म का डंका नहीं बजाने का करके मैं बोला नहीं। और वो बोला मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तुम्हारी गलत फहमी पहले दूर करो कि मुसलमान मेजॉरिटी में है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मेजॉरिटी में, खाली मेजॉरिटी में नहीं है। उसने मुझे 62 या 68% की बात भी बताया, भूल गया मैं। वो बोले इतने हिंदू है, वो भी तो मुझे वोट करते हैं, सिर्फ मुसलमान वोट पे मैं आता हूँ क्या? मैं बोला हाँ ये सही है। तो सर कैसे है ना कि जितेंद्र जो है उसका दुर्दैव ये है कि वो नॉमेडिक ट्राइब का है, बंजारा कास्ट का है। अब पवार साहब के ऐसा है कि दूसरे जाति का आदमी कितना भी गुणवत्तापूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण हो, वो अगर मराठा नहीं है, डावखरे मराठा था, माली समाज का था मगर मराठा था, तो उसको भी दाबा उन्होंने, वो अलग कारण था। मगर इसको ना अगर ये मराठा होता तो वो अजीत दादा के लेवल पे होता आज, मगर वो मराठा नहीं है। और वो दुख अभी जितेंद्र, आई एम वेरी सॉरी, मगर वो कई बार उसने दुख अपना मेरे, उसके एक दिन तो आंखों में आंसू आ गए। बोला साहेब माझं दुर्दैव आहे, म्हणजे ठीक आहे जी जात मला जन्माने दिली ती दिली, मी ते जातच मानत नाही, मी तर धर्म पण मानत नाही, जात पण मानत नाही, पण मी जर मराठा असतो साहेब मी आज महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार असतो, पवार साहेबांसाठी सुद्धा। अगर अजीत दादा को साइडलाइन करना है तो मेरे को आगे करते हैं, मगर मैं मराठा नहीं हूँ ना। मेरा दुर्दैव इसलिए सर, देखो इतना तेज तर्रार तेजस्वी लड़का, उसको सर मेडिकल एजुकेशन दिया पवार साहब ने, वो भी जाते जाते, मतलब अभी सब पूरा ये हो गया कारकिर्द, अभी ख़त्म होने वाले 6 महीने के लिए उसको किया, वो भी मेडिकल एजुकेशन। अरे वो गृह मंत्री बनने के लायक था, वो कुछ भी उसको देते थे तो बड़ा उभर के आता था, उसको मेडिकल एजुकेशन दिया, वो भी अपमान है एक तरह से। बट दूसरे साल सेकेंड टर्म में दिया ना, 2.5 साल सर गृह निर्माण दिया, उसका भी एक कारण है, वो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी आज, जी मालूम नहीं। आज हमारा विषय है नजीबुल्ला का है, इसके लिए नहीं बता पाऊँगा सर। कैसे है ना कि शिंदे साहब का उसका नहीं जमता है अभी, पहले जमता था, महापालिका दोनों मिलके ही चलाते थे, अभी नहीं जमता है, क्योंकि जो भावना डावखरे के मन में थी कि ये बड़ा हो गया तो पहले मेरा क्या होगा नहीं, मेरे को शव बैठेगा। वैसे शिंदे साहब का भी धारणा है कि भाई ये मेरे लिए प्रॉबेबल धोखा है, ये जैसा ही बड़ा बनेगा या कुछ पावरफुल होगा तो उसकी पावर का तकलीफ मुझे होगा, शिवसेना को होगा, मेरी उस समय उसकी, तो वो पहले से उसके ऊपर खुन्नस रखे और ये जानता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, एक शहर में 2 लीडर नहीं रहेंगे। जैसे दिघे साहब तो दिघे साहब ही थे जी, उस समय डावखरे भी जूनियर था उनके लिए, कोई दूसरे को दिघे साहब ने भी किसी और को बना दिया सर। एक तो मैं भी अपराधी हूँ उसमें, वो एक बालकृष्ण पूर्णिकर करके लड़का था कांग्रेस का, बहुत तेज था, जानता हूँ, मेरे शिवसेना में था सर, नहीं शिवसेना कांग्रेस मैं बोलता हूँ सर, वो शिवसेना में था। अच्छा, क्योंकि उसको शिवसेना से मैंने निकाला। वो जिस तरह से तेज तर्रार, ऐसा एखादा नाग असावा तसा जैसे एक्टिविटीज़ करने लगा, ये करने लगा। मैं तो सलाहकार था दिघे साहब का, दोस्त था, तो मैंने बोला देखो आनंद, ये पोटेंशियल डेंजर है अपने लिए, इसको भगाओ, इसको निकालो, नहीं तो ये कल का आनंद दिघे बनने की कोशिश करेगा, उसके ख्वाब वही है आनंद दिघे बनने के। तो सर एक व्यूह रचना करके हमने उसको भगा दिया, कांग्रेस में गए, वो कांग्रेस में गया। उसके पीछे मेरा ही दिमाग था कि भाई कांग्रेस में जाना चाहिए क्योंकि मेरे आनंद को तकलीफ देने वाला है करके, वो तो होता है, तो वो ये कर रहे शिंदे साहब तो कुछ नहीं। अभी कैसे है ना कि जितेंद्र आव्हाड को शह देने के लिए कोई तो चाहिए था, और पवार साहब का एक पॉलिसी है सर। गणेश नाइक जब नए मुंबई में बड़े बनने लगे तो उन्हें एक नगर सेवक था ज्ञानेश्वर पाटिल, उसको बड़ा करने की कोशिश की।
राष्ट्रवादी से, जी, ये मंदा मात्रे गणेश नाइक को शह देने के लिए मंदा मात्रे को आमदार किया सर, महिला अध्यक्ष किया। नहीं तो मंदा मात्रे ऐसे कुछ पिक्चर में नहीं थी, विधान परिषद दिया उनको ना, विधान परिषद दिया, वो इसको खिंचाने के लिए, इसको शह देने के लिए, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रवादी में था। सर जितने भी अभी वो तुम्हारा हिंदूराव पाटिल ना, जी, हिंदूराव कल्याण का, कल्याण, उसको क्या बड़ा किया, गणेश नाइक को शह देने के लिए। भाई जितेंद्र को भी थाना में ये मैसेज था कि उसका काटो, उसको कट्टरसाइज करने के लिए क्या करते हो, उसके ऊपर हम आपके ऊपर कितना खुश होंगे नहीं होंगे वो डिपेंडेंट है, वो चलता है। वो पवार साहब, बाला साहब भी वही करते थे। वो उनकी एक पहले महापौर थी जिसको गणेश नाइक ने ही बनाया, सुषमा दंडे। सुषमा दंडे को मातोश्री पे तो स्थान मिल गया, क्यों कि वो गणेश नाइक के खिलाफ गई। जितने भी लोग गणेश नाइक के खिलाफ गए उनके पार्टी में, उनका खुद का भाई, सबको बाला साहब ने उठा के, ऐसा वो राजनीति होती है सर। तो अभी आते हैं नजीबुल्ला सर। ऐसा है कि नजीबुल्ला को ये दिया जा रहा है पावर कि तुम जितेंद्र से लड़ो, कहीं से भी लड़ो। अभी उसको ऑप्शन ओपन है, वो बीजेपी में जाके भी खड़ा हो सकता था, मगर बीजेपी में फिर मुस्लिम वोट नहीं आएंगे जी। शिवसेना शिंदे गुट में भी पहले शिवसेना में जाता था तो शायद मिलते थे, क्योंकि शिवसेना के मिसल साबिर शेख वगैरह ऐसा इधर का जो मुसलमान है वो शिवसेना के ज़्यादा अगेंस्ट नहीं है, बीजेपी के है। तो बीजेपी में जाना उसके लिए असंभव। बीजेपी ने उसको ऑफर किया था टिकट लास्ट टाइम में, बिल्कुल। वो तो शिंदे साहब ने उसका, उस समय उनका दोस्ती था ना सर करके, वो एक कोई फिल्म एक्ट्रेस थी, आवाज सब बातों से पहुंच गए थे, उसको टिकट मत दो कर। नहीं वो तो है नहीं, वो उसको खड़ा किया। वो अभी मेरे ख्याल से कल परसों ही शिंदे गुट में आई, पहले उद्धव के गुट में थी। और वो इन्होंने शिंदे साहब ने ही दिया उसका टिकट, वो फिल्म एक्ट्रेस जो है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है उसको, मुमरा से। तो तब तक वो ठीक था, महापालिका भी साथ में चलाई। अब उनमें को पोटेंशियल दिख रहा है नजीब में, क्योंकि नजीब एम्बिशियस है, और नजीब का भी एक लड़कों में अपने इसमें मास बेस है, एक फिनेंशियल बेस है जी। शायद हो सकता है सर कि जितेंद्र से ज़्यादा अमीर तो नजीब मुल्ला हो सकता है, मालूम नहीं सर। उसके पास किसी को मालूम ही नहीं है सर। मुंबई की सबसे बड़ी जो मुस्लिम बैंक है उसका वो चेयरमैन है नजीबुल्ला। कहाँ मालूम है, मर्केंटाइलिया ऐसा नाम नहीं है मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है। और एक बड़ी बैंक का तो मुस्लिम लोगों की जो प्रेस्टीज की बैंक है उसका तो चेयरमैन है वो। और सर दुबई जाता है तो 100 लोगों को लेके जाता है दुबई प्लेन से, चार्टर्ड फ्लाइट करके जाता है। गम्मत है क्या, चार्टर्ड फ्लाइट लेके 100 लोगों को सर हज और इसकी यात्रा में वो मेरे ख्याल से 25-50 हज़ार लोगों को भेजता है हर साल। और उसका एक अपना बेस बना के रखा है उसने, तो वो इसको शो दे सकता है। अभी कैसा है, लोहा काटता है, वो हिसाब किताब रखा है। हाँ, लोहा को काटता है। और कैसे है ना कि जितेंद्र अपना ये संस्थान बोलते हैं राज्य किंगडम मानता है जी। कावा मुमरा तो किंगडम है ही, ऐसा उसका लगता है। थाना में उसने थोड़ा सा पार्टनरी फर्म खोला है सर। एक समय प्रताप सरनाइक भी उनके काफ़ी करीब थे आवाट के। हाँ, और बाद में तो खिलाफ हो गए। वो तो सर जितेंद्र की ट्रेजेडी है कि जिसको भी वो बड़ा बनाएगा वो उसके खिलाफ तुरंत जाएगा, उसी को परेशान करने लगेगा, उसी को परेशान करेगा, वो तो है। तो अभी नजीबुल्ला जो है, नजीब मुल्ला, तो क्या होता है नजीबुल्ला ऐसा बोला जाता है, नजीब मुल्ला जो है तो वो तो एम्बिशियस है, उनको आमदार बनना है किसी भी हालत में जी। और वो एक ही जगह से आमदार बन सकते हैं, मुमरा से। तो उनकी दुश्मनी स्वाभाविक है। एक म्यान में के साथ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी, तो या तो वो ये बनेंगे या वो बनेंगे। अब तक उनको सही पार्टी या सही सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अभी एकनाथ शिंदे की दुश्मनी जैसे ही जितेंद्र से हो गई, उनको एक सपोर्टर तगड़ा मिल गया, तो शिंदे साहब का तिकीट उसको मिल सकता है। कल मस्के ने तो बोला की आमच्या स्वप्नातले आमदार, आमच्या निकषांवर उतरणारे आमदार नजीब है, नरेश मस्के ने बोला। अभी नरेश मस्के की आज की थाना में जो पोजीशन है तो एकनाथ शिंदे की वो प्रतिकृति है थाने की। हाँ, सेकंड एकनाथ शिंदे, दूसरा एकनाथ शिंदे है वो। अभी थाने का एकनाथ शिंदे वही
हाँ, थाने के लिए, हाँ, लोकल एक नाथ शिंदे है वो, तो उसने अगर बोल दिया कि नजीब का ये टिकट है, तो नजीब का टिकट तो शिंदे गुट से पक्का हो गया। अभी राष्ट्रवादी से कब जाएगा। और उसका और एक लफड़ा, मतलब एक ये है सपोर्टिंग, कि जब अजीत दादा ने पार्टी छोड़ी 80 घंटे के लिए जी, और अपने जितेंद्र ने उनके खिलाफ बहुत कुछ किया, गाली गलौज से लेके काला अल्लाह को के सब, तो उस समय ये नजीब उनके करीब गया और वो उनका खास चेला बन गया। तो अभी अजीत पवार का खास आदमी थाना में कोई है तो ये है। सो उसके पोस्टर बैनर में भी अजीत दादा होते हैं। अजीत दादा के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं पवार साहब से ज़्यादा। पवार साहब का ये करता है जितेंद्र। तो अजीत और शरद पवार में जो गैप है, वो गैप में दोनों अपनी अपनी तरफ से घुसे हुए हैं। तो सर आमदार के लिए उम्मीदवारी पक्की है इसकी, मगर सर जितेंद्र ने जो काम किया है डेवलपमेंट का, कलवा मुमरा का, सो उसको पूरे महाराष्ट्र में नहीं, देश में तोड़नी होगी। मैंने उसका पूरा, मैं घूमता हूँ तो एक बार उसने मुझे ऐसे, मैंने बोला कि तेरे को धोखा है नजीब से, तो बोला सर मेरे को किसी से धोखा नहीं है। मेरे खिलाफ उसने तो नाम लिया, बोला ये भी खड़े हो जाएंगे कड़वा मुमरा में, तो मेरे काम के ऊपर और मेरी पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक का मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए मैं जीत के आऊँगा। अपक्ष भी रहूँगा तो भी जीत के आऊँगा। बड़ी बात, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप घूम के देखिए। तो ऐसे ही मेरे को टाइम था, फुर्सत थी, तो सब मैं देख के आया। सर जितेंद्र ने जो काम किया है ना, मुश्किल है किसी और ने नहीं किया। शायद ये बड़े लोगों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किया होगा, पर उसने किया है। और गृह निर्माण जो डिपार्टमेंट उसने पोर्टफोलियो 2.5 साल चलाया सर, वो भी काबिल तारीफ़ है। इतना महाआघाड़ी में लोग थे, मंत्री थे, मगर सर वो जिस तरह से गृह निर्माण पे पकड़ बनाया हुआ था और लोगों के लिए काम किया उसने जी सर, उसका एक एक प्रोजेक्ट जो है डिवोटेड टू पब्लिक है, वो कमिटेड सेक्युलरिस्ट है। सो उसके मन में ये धर्म बिर्म की भावना नहीं, सभी उसके साथ है। तो जितेंद्र को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक नाथ शिंदे भी चाहे और कम से कम 200-500 करोड़ भी डाले तो एक नाथ शिंदे भी उसको हरा नहीं सकते। कोई हरा नहीं सकता जितेंद्र को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। नजीब का एक हो जाएगा, नजीब के दिन अच्छे हो जाएंगे, शिंदे साहब के साथ रहेगा। सर शिंदे साहब कैसे है ना, शिंदे साहब एक कल्पवृक्ष रूप में उभर रहे हैं अभी जी। जो कल्पवृक्ष में नीचे जाके आप जो इच्छा करेंगे वो फल ऊपर से टपकेगा। तो नजीब को यहाँ समझो नहीं, वो चुना के ले गए विधान परिषद में डालेंगे और कहाँ कुछ करेंगे जी, कुछ भी कर सकते हैं, हथियार की तरह वापर सकते हैं। अरे महापौर भी कर सकते हैं, कुछ नहीं तो नजीब का भला होना संभव है, तय है। उतना ही तय है जितेंद्र का जीत जाना। जितेंद्र को कड़वा मुमरा से कोई भी किसी भी प्रकार से हरा नहीं सकता। उसका जो मास बेस है लोगों के दिल में बस गया सर। एक आदमी दिल में बस गया ना, तो जैसे अजित दादा बोलते हैं ना, बारामती कोणी आलं तर आम्ही डिपॉझिट घालवतो, त्याच्या विरुद्ध गेल्या वेळेच्या याचं तसंच झालं होतं ना सर। जितेंद्र जीत उसके नाम में जो है ना वो कायम रहेगी। जितेंद्रला परवा नाही याचं काय होतं ते। नजीबच्या दृष्टीने एक आहे की त्याला लॉटरी लागली बैकअप जो मिला, लॉटरी लगी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम विश्लेषण कर रहे थे कि नजीब मुल्ला के और जितेंद्र आवाड के बीच की जो है दूरियां या वर्सेस बोल सकते हैं सर, आने वाले दिन में दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी दिख सकते हैं। बढ़ेगी। तो आप क्या मानते हैं इस हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।